कहानी की शुरुआत होती है चिंग से, जिसके फादर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उनके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जिस वजह से उसे वीजा मिलना मुश्किल हो गया। चिंग का कहा अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाह रही थी, अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करने का, और अब कहा उसे अपने ही शहर से दूर जाना पड़ रहा था। उसके फादर के सेक्रेटरी सुन उसे क्रेडिटर से बचाने के लिए उसकी आंटी लानफंग के पास जाजातिंग नाम के टाउन ले जा रहा है, क्योंकि बीजिंग में उसका कोई रिलेटिव नहीं है। दूसरी तरफ जाजातिंग गांव में हलचल हो रही है। दो लाल हरे बाल वाले लड़के एक चोर का पीछा कर रहे हैं। अपनी मदद के लिए वो शिंगू को आवाज लगाते हैं, जिसकी माँ उसे याद दिलाती है आज उसे अपनी कजिन को पिक करने जाना है। तीनों लाओ नाम के चोर के पीछे और वहीं साहिल के पास सुन गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि सिग्नल जा चुका है। अंदर से चिंग तीन लड़कों को एक के पीछे भागते और उसे मारते पीटते देखती है। हालांकि शिंगू टीचर जू का फोन वलाव से निकलवा रहा था, पर चिंग उन्हें गली का गुंडा समझ बैठती है और सोचती है अब उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा। वो कार से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आती है, जिसे देख वह के दोस्त कहते हैं लगता है ये तुम्हारी कजिन है। वो तीनों उसके पास आते हैं। हरे बाल वाला अपना नाम हाउ चिंग बताता है। चिंगू पूछता है क्या तुम बेजिंग से हो? चिंग कहती है तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है और सुन उन तीनों से शान आइलैंड बार्बर शॉप का रास्ता पूछते हैं। शिंगू उन्हें डायरेक्शन बता देता है और इस मदद के बदले सुन उन्हें कुछ पैसे देते हैं और अंदर आकर चिंग को कहते हैं पैसों से कोई भी काम बन सकता है। उनके जाते ही टीचर जू अपने ऑटो से आ जाते हैं, जिसे लड़के उनका फोन लौटा देते हैं। वह इसे चेक करने के बाद वह को कुछ बात करने के लिए अपने पास ही रोक लेते हैं। वहीं मेजोंग क्लब में लनफंग और उनके प्लेमेट्स बातें कर रहे होते हैं। उनकी बेजिंग से आ रही नीस की चिंग की माँ 2 साल पहले गुजर गई और उसके फादर फंग को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। सब कहते हैं चिंग की देखभाल से मिले पैसे फंग के कर्ज चुकने में बड़े काम आ सकते हैं। दूसरी तरफ जू की बातों से हमें जानने को मिलता है शिंगू एक हाई स्कूलर है जो 2 सालों से पढ़ाई ना करने के बजाय फोन रिपेयरिंग का काम कर रहा है। वो उसे बोलते हैं दोबारा स्कूल आकर कॉलेज एंट्रेंस देने। उन्हें अच्छे से पता है वो अपनी अकेली माँ का हाथ बटाने, अपनी दादी के पैरों का इलाज करने और फैमिली के कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। वह उन पे और बर्डन नहीं बनना चाहता, पर जो उसे समझाते हैं अच्छे कॉलेज में जाकर अपना करियर बनाकर ही वो ये सारे काम आसानी से कर सकता है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था और वह इस टैलेंट को ऐसे वेस्ट होते नहीं देखना चाहते, पर वह कहता है वो लाओ भी तो आपका स्टूडेंट था। अब देखिए वह ग्रेजुएट होकर 2 सालों से चोरी ही कर रहा है, जिस पे वह बोलते हैं उसमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें बहुत समझाता रहता हूं, मेरी बात पे जरा गौर करो और मुझे डिसीजन लेकर फोन करो। वहां हाउ चिंग और हु क्लब आते हैं और फंग को बताते हैं उनकी नींद आ रही है, सो वो जल्दी से चिंग के वेलकम की तैयारी स्टार्ट करती है। और जैसे ही उसकी गाड़ी उनके मोहल्ले में एंटर होती है वैसे ही सब पटाखे फोड़ने लगते हैं। वो भी अपने बाइक से पहुंचाता है। सुन लानफंग से मिलते हैं, जिनसे उन्होंने फोन पे ही बात की थी। फंग चिंग के निकलते ही उसे गले से लगा लेती है और अपनी पड़ोसियों को बड़े शान से उसे मिलाती है। सुने के जाते टाइम चिंग उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके डैड की बेगुनाही साबित करने में उनकी मदद करें। सुन के निकलने के बाद वह शॉप के अंदर आती है। फंग उसे इशारे में पैसे निकालने को कहती है। चिंग जब पैकेट बढ़ाती है तो उसमें 300 देकर फंग पूछती है बाकी के 20 कहाँ गए? हमने 50 में डील की थी ना। चिंग कहती है यह अमाउंट एक होटल के एक्सपेंसेस से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह बाकी के बीज यहां से निकलते वक्त दे देगी। वह दरवाजे पर खड़ा था तो फंग उसे चिंग से मिलाती है और उसे प्लेस अच्छे से दिखाने की जिम्मेदारी देती है, पर उसका जवाब होता है मैं अभी बिजी हूं। सो खंगी उसे ऊपर ले आती है अपने बेटे के कमरे में, जहां वो फोन रिपेयर करता है। वो चिंग को यहां कंफर्टेबल होकर रहने को कहती है, क्योंकि वह यहां ज्यादातर आता नहीं है। फंग दिखाती है यहां 2 बेड है, बीच में पर्दा भी है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। चिंग का मुंह ये सब सुनकर बनने लगता है। वह दूसरा रूम मांगती है। सो खैंग उसे अपने कमरे में ले आती है जो सामानों से भरी होती है। वो उसे रूम डिसाइड करने का बोलकर नीचे आ जाती है और चिंग उसे कहती है चिंग के साथ अच्छे से पेश आने, जैसे कि वो जब 8 साल की उम्र में चिंग के माँ के पास रहने गई थी तब उन्होंने उसे अपनी सगी बहन जैसी ट्रीटमेंट दी। तभी चिंग नीचे आती है और वो उसे पूछती है बाथरूम कहाँ पे है। वो बाहर की तरफ इशारा करता है और उसे वन करता है उसके ग्रैंड मदर के कमरे में, ऐसे ही बिना मतलब के जाकर डिस्टर्ब ना करे और कोई भी काम हो तो उसे फोन कर लिया करे, जिसके लिए वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर टेबल पर रखकर चला जाता है। जिंग शिंगो का रूम सेलेक्ट करती है स्टे करने के लिए और फिर उसी बेड पर सो जाती है। सपने में अपनी माँ को देखती है और उन्हें बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें वह जाजाता में अपनी आंटी के साथ रह रही है और उनका बेटा शिंगू और उसके दोस्त बड़े ही अजीब है। उनके बाल रंगीन और एटीट्यूड बेकार सा है। उसकी माँ उसे काउंसल करती है और फिर गायब हो जाती है। वो उन्हें रोते हुए आवाज लगाती है। आंख खुलती है तो सामने शिंगू होता है जो उसे ऐसे देखकर थोड़ा वरीड हो गया था। वह बताता है डिनर तैयार है। उसकी माँ नीचे उसका इंतजार कर रही है।
पर उसे खाने में कुछ भी पसंद नहीं आता। वो एक भी डिश को हाथ नहीं लगाती और अपने लिखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर फंग को देती है, जो यहाँ उसके रहने की कुछ कंडीशंस हैं, जिसे फंग तुरंत से साइन कर देती है। चिंग उन्हें बताती है यहाँ अगर उसकी पर्सनल सेफ्टी जरा भी कॉम्प्रोमाइज हुई तो वह जाने से पहले बाकी के पैसे नहीं देगी। उसका एटीट्यूड चिंगू को जरा पसंद नहीं आता। इसीलिए चिंग के अपने कमरे में वापस जाते ही वो अपनी माँ से कहता है, हमारी लाइफ ऐसे ही सही नहीं चल रही। आपको क्या जरूरत थी इस प्रिंसेस को यहाँ लाकर उसे सर्व करने की। वो बोलती है उन्हें इस हाल में पहुंचाने वाले उनके हस्बैंड शिंगू है, जिनके जुए खेलने की आदत ने आज उन्हें यहां तक पहुंचा दिया। उनका कर्ज चुकाना, वो की दादी के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च सिर्फ शिंगू के फोन रिपेयर करने से कवर नहीं हो जाएगा। आज चिंग के दिए 300 से ही उनका पीछा उन कर्जदारों से छूट सका है। वो उसे कहती है बाकी के कर्ज भी ऐसे ही चुकने के बाद वो उसे दोबारा स्कूल भेजना चाहती है। वो बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, वो इस फैमिली को अकेले ही सपोर्ट करना चाहता है। जिस पर फंग बोलती है, ठीक है, चिंग के पैसे को एक कर्ज की तरह समझ लो। हमारे हालात जैसे ही सही होने लगेंगे हम उसके पैसे लौटा देंगे। तभी उन्हें मेजोंग खेलने का मन होने लगता है, सो वो वहां से चली जाती है। वो की दादी उसे आवाज लगाती है और समझाती है कि ऐसे अपनी मां से लड़ाई ना किया करें। वहीं चिंग, जो तब से उनकी बातें सुन रही थी, नीचे आती है। उतने में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वो जल्दी से अपने रूम को भाग जाती है और कुछ फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है और बताती है उसने जल्दी में ज्यादा सामान पैक नहीं किया, इवन अपना लैपटॉप भी स्कूल में भूल गई। वो लोग बोलते हैं वो उसको कल तक मेल करवा देंगे, जिसके लिए वो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकती है। चिंग लेलिंग को बोलती है उसके एसेट्स के प्रूफ रेडी रखने ताकि वो इस जगह से जल्द निकल सके, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी यूं चली जाती है। वो लोग जब उसके कजिन के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है वो एकदम ही अजीब है। उसके बाल का कलर भी बेकार और उसका एटीट्यूड तो उससे भी बुरा। वह तो उसके पास कैंडल लेकर आया था और अपने बारे में उसे ऐसा सुनने को मिला। चिंग उसे देखते ही कॉल कट कर देती है और मुंह बनाकर निकल जाती है। वो फ्यूज ठीक कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। फिर वो मॉस्किटो कॉइल लेकर रूम में आता है, जिसकी स्मेल चिंग को पसंद नहीं आती। वो उससे पूछती है कि वो इलेक्ट्रिक वाला यूज क्यों नहीं करता। वो बोलता है यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं, इलेक्ट्रिक वाले से नहीं जा सकते, कॉइल ही सही से काम करता है। चिंग जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो बल्ब खराब हो जाता है, सो वो को आकर चेंज करना पड़ता है। वो टेबल पर चढ़ा होता है तो उससे नया बल्ब पास करने को कहता है, पर वो बोलती है तुम खुद उतर कर नहीं ले सकते क्या। शिन वो मुंह बनाकर उतरता है तो चिंग कहती है, देखो मैं यहां ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रहने वाली हूं, उसके बाद अब्रॉड चली जाऊंगी, सो तब तक के लिए झेलो या नफरत करो, मैं ऐसे ही रहूंगी, चेंज नहीं होने वाली। वो भी बल्ब लगाने के बाद कहता है, मैं भी यही चाहता हूं, तुम जल्द से जल्द यहां से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। चिंग उससे बाथरूम का रास्ता पूछती है और जब वहां का हुलिया देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जंग लगा हुआ हीटर, डर्टी फ्लोर और दरवाजे पर एक बड़ा सा होल। उसे डर है कहीं उसे शावर लेते कोई झांक ना ले, तो वह बताता है यहाँ एक पर्दा भी है जिसे वह लगा सकती है। जब वह जाने लगता है तो चिंगू उसे कहती है, ऐसे शैम्पू और ये साबुन से खुद को वॉश कैसे करूं, मुझे तो सिलिकॉन फ्री शैम्पू, फेशियल क्लींजर और बॉडी वॉश चाहिए। पर वो का फेडअप वाला एक्सप्रेशन देखकर कहती है, कोई नहीं, बस 1 महीने मैं एडजस्ट कर लूंगी। वो दरवाजा बंद करके सुराख में टॉवल घुसा देती है और अंदर सब साफ करके नहाने जा रही होती है। तभी कोई टॉवल को हटाकर अंदर झांकने लगता है और वह चीख पड़ती है, जिसे सुनकर शिंगू भागकर उसके पास आता है और वह बताती है कि अंदर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है, पर वह तो असल में एक छोटा सा बग होता है जिसे वो आराम से निकाल कर फेंक देता है। शावर लेकर जब चिंग आती है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। वो उसे कहती है एक ऐसी इंस्टॉल कर लेने जिसके आधे पैसे वह दे देगी, पर वो कहता है अगर इतनी अमीर हो तो पूरे गांव के घरों में एसी लगा दो, सबको आराम मिलेगी। फिर वो काम खत्म करके सोने आ रहा होता है तो चिंग बोलती है, तुम्हारी माँ ने तो कहा था तुम ज्यादातर यहां सोते नहीं हो, लेकिन ये क्या है, तुम्हें नहीं लगता ऐसे रूम शेयर करना इनएप्रोप्रिएट है। वो बोलता है कि उसकी माँ की कही हर बात यकीन करने लायक नहीं होती। फिर वह उसे अनकंफर्टेबल देखकर कमरे से बाहर आ जाता है और सोफे पर ही सो जाता है। सुबह सवेरे गांव के लोग अपने काम में लग जाते हैं। आसपास के शोर से चिंग की नींद खुल जाती है। उसे इतना डिस्टर्ब होता है कि वह बालकनी आकर सबको कहती है शोर मचाना बंद करो वरना पुलिस को बुला दूंगी। चिंग जैसे ही नीचे उतरती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। शिंगो उसकी चीख सुनकर आता है और उसे गिरा पड़ा पाता है। वो और उसकी माँ उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाते हैं और देखते हैं उसकी दोनों आंखों को सूजा हुआ। उसे मच्छरों ने रात भर काटा था। उसके हालात को देखकर वो की हंसी छूट आती है। चिंग बोलती है उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। फंग उसे क्लिनिक जाने को कहती है, पर चिंग को इस बात की टेंशन है कि वह ऐसे पजामा में कैसे जाएगी। उसका आईडी कार्ड भी ऊपर रूम में रह गया। वो बताता है यहां कोई इतना ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पर।
लेकिन अब चिंग को सनग्लासेस चाहिए। उसके इतने ड्रामे देखकर वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर क्लिनिक ले आता है। चिंग डॉक्टर से कहती है उसका ब्लड टेस्ट, एक सीरियस सिटी स्कैन सब करने पर उसकी आंख को वो चेक करके बताते हैं दाया वाला सोने से सूजा है और बाया मच्छर ने काटा है, इसीलिए ये सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसे बस आई ड्रॉप्स दी जाती है और एडवाइस मिलती है कि आंखों को बार बार रब ना करें। उसके पैर को देखकर बोलते हैं ये तो छोटी सी चोट है, बाकी हड्डी वगैरह सही है। वो कहती है क्या मतलब मुझे दवाई वगैरह नहीं दी जाएगी और ना ही एक्सरे होगा? ऐसे कैसे पता लगेगा मैं सही सलामत हूं? डॉक्टर कहते हैं इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बस छोटा मोटा बम्प है, ये ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों तक इस पे ज्यादा चला फिरा मत करना। वो को दवाई देते हैं और हर 12 घंटे में उसकी ड्रेसिंग चेंज करने को सजेस्ट करते हैं और उसकी दादी के 1 महीने की मेडिसिन भी दे देते हैं। डॉक्टर उसे बोलते हैं जल्दी से चिंग के पैरों पे ऑइंटमेंट लगा देने। सो वो बड़े ही केयरफुली ये लगाकर उसकी पट्टी करता है और चिंग उसे बस घूरती जाती है। ड्रेसिंग होने के बाद वो उससे उसका भी चैट आईडी मांगती है ताकि उसे दवाई के पेमेंट दे सके और अगर फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो उसे बार बार चीखना ना पड़े। देन वापस जाते वक्त वह चलकर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे अवॉइड करने को कहा था। सो वह के कंधे पर चढ़ जाती है। वो उसे कैरी करके ले जा ही रहा होता है कि मोहल्ले की आंटीज की नजर उन पर पड़ जाती है। वो बातें करती है कल तो ये अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी और आज देखो ऐसे पजामा में शिंगू के कंधे पर घूम रही है। दूसरी बताती है यही नहीं बल्कि ये तो सुबह में इतने जोर से चिल्लाई कि मुझे फंग की याद आ गई। ये तो बिल्कुल हमारे रंग में रंग गई है, कुछ दिनों में लगेगी ही नहीं कि यह शहर से है। वहीं वह जब चिंग को घर ले आता है तब उसकी माँ उसे सूप बढ़ा है पर वह पीने से मना कर देती है, जिस पे वह कहती है ये सब वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही, उन्हें सच में उसकी फिक्र है, इसलिए चाहती है चिंग यहां आराम से रहे। वो उससे डिनर में क्या बनाना है वो भी पूछ लेती है ताकि आज भी वो बिना खाए पिए भूखी ना सो जाए। थोड़ी देर बाद वह अपने काम को निकल जाता है और फंग मेजोंग क्लब चिंग को भूख लगने लगती है। सो वो वहां पड़े खाने को खा लेती है और उसे सब कुछ बहुत ही टेस्टी लगता है। वो जैसे अपने रूम में जाने लगती है वैसे ही उसे वह की दादी के कमरे से कुछ आवाज आती है। चेक करने अंदर जाती है तो वो व्हीलचेयर पे होती है और एक गिरा हुआ मग उठाने की ट्राई कर रही होती है जिसमें वो उनकी हेल्प कर देती है और उनसे यहां रहकर सबको परेशान करने की माफी मांगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने चुपके से शिंगू को दादी से वादा करते सुना था कि पैसे आने पर वो उन्हें सी ओरिन वाला स्टीम डेक खिलाएगा। सो वो फूड ऑर्डर देने साके रेस्टोरेंट आती है। वो 2 लोगों की मिल का मेन्यू लिखवाती है। मिल प्लान में रोज 4 बैलेंस डिशेस सूप सी और चीनी स्टीम मेक होता है। साथ उसने कहा कि खाना नरम होना चाहिए ताकि आसानी से निकला जा सके। पहले तो उसकी इतनी डिमांड सुनकर सांचीशी बिजी होने का बहाना करने लगती है, लेकिन जैसे ही चिंग 1000 का एडवांस पेमेंट देती है वो तुरंत से मान जाती है। तभी वो आता है अपनी ग्रैंड मदर के लिए डम्पलिंग्स लेने। उसे लगता है कि चिंग अपने लिए खाने का ऑर्डर दे रही है। वो जब घर अपनी दादी को खाना देने आता है तो वो बताती है अब सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर भी है जो उनका पूरा ध्यान रखती है। देन वो बाथरूम के दरवाजे का होल रिपेयर करने और उस पे अच्छा मजबूत लॉक लगाने के लिए आता है। तभी लनियान उसकी ग्रैंड माँ के कमरे से सफाई करके बाहर आ रहा होता है। ये एक्चुअली में उसकी माँ के बार शॉप में हेल्प करता है और उनसे थोड़ा बहुत स्किल्स भी सीखता है और उनके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता है। चिंग बाहर कुछ फल खरीदने निकली हुई थी। तभी उसे रास्ते में हाउचिंग मिल जाता है जो उसका आया हुआ कुरियर देता है जिसमें लैपटॉप होता है। वो अपने कोर्स एप्लीकेशन के लिए जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करती है कि तभी नीचे से फंग के चिल्लाने की आवाज आती है जो शिंगू को डांट रही होती है कि उसे कॉमन बाथरूम का लॉक चेंज करने की क्या जरूरत थी। वही लोग यह सब चीजों का खर्च क्यों उठाए जबकि उसे यूज तो सब करते हैं। वो बताता है इससे चिंग को प्रॉब्लम हो रही थी, जिस पे फंग कहती है कि वह भी तो इतने सालों से वही वाला बाथरूम यूज कर रही है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वह जाती है सबसे पैसे लेने। उतने ही में चिंगा आकर उनके QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देती है और कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चिल्ला चिल्ली करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद वह अपने रूम में फिर से रिकॉर्डिंग करने चली जाती है। शिंगू पीछे आकर कहता है मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए, एक्सेप्ट कर लेना। और वैसे मेरी माँ पैसों की वजह से गुस्सा नहीं थी, वो तो उन्हें ये सब अनफेयर लगता है कि हमेशा सब उनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो बोल रही थी। चिंग कहती है कि उसने पैसे थोड़ा सुकून पाने के लिए दिए। वो उसे समझाता है हर किसी को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, पर चिंग को लगता है उसने इसलिए लॉक चेंज किया क्योंकि उसने फंग को यहां रहने के पैसे दिए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताती है उनका रिलेशन बस इतना ही है कि वह सर्विस चाहती है और वो और फंग उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर उसके एटीट्यूड को देखकर उसे बाकी के पैसे पे करने का मन नहीं हो रहा। उसका ऐसा रवैया देखकर शिंगू गुस्सा हो जाता है और कहता है सामान पैक करके किसी होटल चले जाने। सो चिचिंग भी अपना सारा लगेज लेकर वहां से जू के ऑटो में बैठकर निकल जाती है। गांव के सबसे बेस्ट होटल में आती है जहां के रूम का प्राइस इतना कम था कि उसे यकीन नहीं होता। वो बार बार पूछती है यहाँ एसी वाईफाई सब कुछ है ना।
मैनेजर कहता है हाँ सब कुछ है। वो रूम देखती है, बीजिंग जैसा तो नहीं था लेकिन एसी और ओशन व्यू पाकर वो बहुत ही खुश थी। लेकिन थोड़ी देर में ही बिजली कड़कने लगती है और उसकी एसी और वाईफाई बंद हो जाती है। उसके स्टडी मटेरियल्स की डाउनलोडिंग भी रुक जाती है। वहीं वो खराब मौसम देखकर चिंग के लिए परेशान होता है। तभी फांतोंग खाना लेकर आता है और बताता है चिंग ने 2 लोगों के लिए मिल्क का ऑर्डर दिया था। शिंगू देखता है खाने में सी और चिन वाले उबले अंडे भी होते हैं। लुनियान भी काम से जाते वक्त बताता है उसे चिंग ने कहा था ग्रैंडमा के कमरे की साफ सफाई करने और प्लांट्स वगैरह लगा देने। वह जल्दी से जू को कॉल लगाकर पूछता है उन्होंने जिस सूटकेस वाली लड़की को उसके घर के पास से पिक किया था वह कहाँ गई। वह बता देते हैं होटल का नाम। वो वहां के प्लेस ऑनर हाउ को कॉल लगाकर कहता है चिंग जो आज ही चेक इन की है उसका थोड़ा ध्यान रखने और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे कांटेक्ट करने। वहीं चिंग को होटल में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रात में वाईफाई रुक गया तो उसने मैनेजर को कॉल करा, पर उसने बोला रिपेयरिंग वाला कल ही आ सकता है। सुबह बगल वाला गेस्ट लाइव स्ट्रीम करते करते चिल्लाने लगा जिससे चिंग की नींद डिस्टर्ब होने लगी। वहीं हम वो को उसी होटल के रिसेप्शन पे बैठे देखते हैं जो यहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक करने आया था। तभी ये सॉल्व होते ही उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है जिसमें वो चिंग को एक रूम की तरफ गुस्से में जाता हुआ देखता है। वहीं वो डोर को नॉक करती है, अंदर से एक हट्टा कट्टा आदमी निकलता है। चिंग कहती है अपना शोर शराबा कम करने और म्यूजिक के वॉल्यूम को धीमे रखने। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है अंदर आकर खुद ही कम कर दो। तभी वह आ जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी स्पॉइल्ड कज है, हाई मेंटेनेंस है इसलिए थोड़ा शोर शराबे से प्रॉब्लम है, इसी वजह से घर से यहां चली आई। वो उसे सॉरी कहकर मामला शांत कर देता है। देन वो चिंग के रूम में आता है वाईफाई और एसी ठीक करने। तभी ऑनर आकर पूछता है चिंग से कि क्या उसे अपना स्टे एक्सटेंड करना है। वो हाँ करके पेमेंट करने को ट्राई करती है लेकिन होता नहीं है। वो अंकल सुन को मैसेज करती है ये सब क्या हो रहा है पूछने के लिए, पर उनका रिप्लाई नहीं आता। उसे इतना परेशान देखकर वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और कहता है कि वो इसका इस्तेमाल अपना स्टे एक्सटेंड करने में कर सकती है, या तो बगल वाले गेस्ट जो यहाँ का लॉन्ग टर्म टेनेंट है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हर रोज सुन सकती है। सो वो चेक आउट करने का डिसाइड करके होटल से बाहर आ जाती है। वहां उसे क्यूट सी किटन मिलती है जिसे वो प्यार करने लगती है। तभी वो आकर बताता है ये उसकी है। वो स्कूटी से जाते हुए उसे बस स्टॉप का रास्ता दिखाता है ताकि वह आराम से शान आइलैंड आ सके। सो वो बस पकड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सुन का कॉल आता है जो बताते हैं उसके डैड की सिचुएशन की वजह से उसके बैंक कार्ड्स फ्रीज हो गए हैं, पर वो उसे कुछ पैसे भेज देते हैं ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी पीछे वाले सीट पर बैठा आदमी उसका गुलाबी बैग लेकर चुपके से बस से उतर जाता है और चिन को पता भी नहीं चलता। वो वापस घर आती है और अपनी क्लूलेस आंटी को बताती है वो वॉक पे गई थी सूटकेस लेकर ताकि हैवी लोड भी लिफ्ट कर सके। फंग उसे लॉक के पैसे लौटा देती है और उसके लिए बनाया टेस्टी नाश्ता देती है और बताती है ये हल्के तिल में शिंगू ने ही चिंग के लिए तला था। सो वो थोड़ा टेस्ट कर लेती है और अपनी पिछली बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है। चिंग जैसे ही अपने रूम में जाने लगती है तो ध्यान देती है उसका लैपटॉप वाला बैग गायब है। वो बाहर जाकर यहाँ वहां ढूंढती है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। उसे यकीन हो जाता है उसका लैपटॉप बस में ही चोरी हो गया। वो सोचती है पुलिस में रिपोर्ट करने की क्योंकि उसमें उसके बहुत से इंपॉर्टेंट स्टफ्स थे, लेकिन चिंगू बताता है चोर या तो उसे अपने लिए रख लेगा या तो फिर बेच देगा। फंग अपने बेटे को बोलती है तुम्हारे तो बहुत से जान पहचान है, इसकी जरा हेल्प कर दो ना। चिंग उसके एक्सप्रेशन देखकर मान लेती है कि उसकी मदद नहीं करेगा। सो वो खुद ही रिपोर्ट करने के लिए चल देती है, पर वो सोचता है जब सुबह हाउ उसे काम के लिए एक नंबर दे रहा था तो ये उसी का था जो चोरी के सामानों का डील करता है। सो वो उस नंबर पर कॉल लगाता है। यहाँ पुलिस वाले बताते हैं उन्होंने बस कंपनी को कांटेक्ट किया, फुटेज कुछ ही देर में आता होगा। वहीं वो यांग के वेयर हाउस आ जाता है जॉब करने के बहाने से, जहां वो साउपिंग नाम के लड़के के बारे में उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है जिसके साथ शिवों का पास्ट में कुछ हुआ था, पर वो बोलता है कि वो यहाँ काम के सिलसिले में आया है, ये सबके लिए नहीं। वही चिंग फुटेज देखती है और उसे चोर मिल जाता है लेकिन वो मास्क लगाए हुए था। पुलिस कहते हैं ये जरूर कोई पुराना चोर है लेकिन हम इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ शिनवू के स्किल्स देखने के लिए यांग उसे एक फोन की बैटरी चेंज करने को देते हैं जिसे वो 5 मिनट में कर देता है। वो ऐसा दिखाता है कि वह यहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आया है। सो यांग उसे अभी अभी लाए डिवाइसेस दिखाता है जिसके अकाउंट्स को वाइप करके वो नए डिवाइस की तरह सेल करने वाला है। इनमें से चिंग का लैपटॉप भी होता है। वो बोलता है कि वो यहाँ इल्लीगल काम करने नहीं आया, उसे बस ये लैपटॉप चाहिए। यांग इसकी कीमत 16,000 बताता है। वो कहता है ये तुमने 20,000 से ऊपर तो नहीं लिए होंगे। यांग कहता है कि उसे 16,000 तो देने होंगे वरना ना तो वो यहां से जा पाएगा ना ही ये लैपटॉप। सो वो किसी ऑफिसर शो को कॉल लगाते हुए कहता है तुम्हें पता है ना शॉपिंग कैसे जेल के अंदर गया। उसके इस धमकी से डरकर यांग उसे 2,000 में ही ये लैपटॉप देने के लिए मान जाता है। वो जाते हुए चिंग का पिंक बैग भी उठा लेता है जिसे रोकने में
यांग के कुछ कुंडे उसके हाथ पर मारते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और रास्ते में ऑफिसर शू को बताता है यांग रिपेयर शॉप में कुछ गड़बड़ है। चिंग जब घर लौटती है तो अपने लैपटॉप को सही सलामत दिखती है। थोड़ी देर में वह आता है फिश को खाना खिलाने के लिए। उसी टाइम जिन की नजर उसके हाथ के चोट पर पड़ती है। वह समझ जाती है शिंगू ने ही उसका लैपटॉप वापस लाया है। इसके बाद उसके नजर में वो को लेकर परसेप्शंस चेंज होने लगते हैं। सो रात में जब वो अपने कमरे में आता है तब चिंग उसे इंजरी पे लगाने के लिए दवाई देती है। अगले दिन वाईफाई की पुअर कनेक्शन की वजह से राउटर को प्लग इन प्लग आउट करके चेक करती है। तभी हाउचिंग आता है उसके लिए जजातिंग की बेस्ट चेरी लेकर। फिर तोंग आता है अपनी माँ का भेजा खाना उसे देने के लिए। उसे चेरी इतना पसंद आता है कि वह उनसे पूछती है जजातिंग की कोई और स्पेशलिटी है तो वो उसे भी ट्राई करना चाहती है। सो वो लोग उसे यहाँ की स्पेशल फूड और ड्रिंक को टेस्ट कराने बाहर ले आते हैं। उसी दौरान वो शिंगू के ड्रॉप के बारे में पूछती है। वो लोग बताते हैं उसने 2 साल पहले ही अपने सीनियर एयर में स्कूल छोड़ा था, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने बताया वो काफी होशियार था। उसका बनाया हुआ प्लेन तो काफी दूर तक फ्लाई किया था, पर 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया और इस बारे में वो लोग ज्यादा बताते नहीं हैं। तभी अंदर से आवाज आती है कि किसी कस्टमर के हाथ से चिंग के लैपटॉप पे पानी गिर गई। वो और सभी अंदर परेशान होते हैं। चिंग भी लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करती है पर वो होता नहीं है। सो वो जके ऑटो में बैठकर कहती है कि उसे बेस्ट रिपेयर शॉप ले जाने। वो उसे शनि स्टोर ले आते हैं जहां पे वो रिपेयरिंग का काम करता है। अंदर उसे देखकर चिंग बताती है कि उसके लैपटॉप गीले होने की वजह से ऑन नहीं हो रहा। वो इसे चेक करते वक्त देखता है चिंग पसीने पसीने हो रही है। सो वो उसे टिश्यू देकर उसके लिए टेबल फैन ऑन कर देता है। वो का बिजनेस पार्टनर क्वानिया चिंग के लिए पानी लाता है और उसे अश्योर करता है कि वो उसका लैपटॉप ठीक कर देगा। चेक करने के बाद शिंगू बताता है कि मदरबोर्ड का एक कॉम्पोनेंट जल गया। चिंग बताती है उसे लैपटॉप 10 बजे के अंदर चाहिए, उसे अर्जेंट कुछ काम है। सो इसे ठीक करने के लिए शिंगू बताता है इसका रिप्लेसमेंट पार्ट शान आइलैंड में है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। सो वो बाहर आती है, पर उसका ड्रेस इतना शॉर्ट था कि उसका ऐसे स्कूटी में बैठना अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए वो उसे अपना शर्ट उतार कर देता है कमर के पास बांधने के लिए। इसी दौरान दोनों में एक इंटेंस आई कांटेक्ट होता है, तो रास्ते से वो चिंग को ले जा रहा था। वहां विंडर के खेत होते हैं। इस खूबसूरत नजारा को देखने के लिए चिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसी दौरान वो शिनवू से उसके ड्रॉप के बारे में पूछती है, पर वो उल्टा उसके बीजिंग से यहां आने का रीजन पूछता है। चिंग कह देती है अगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो सीधे कह दो, ऐसे बात को घुमाने की जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है हाँ मुझे नहीं बताना। सो चिंग भी उससे ज्यादा कुछ पूछती नहीं है, फिर उसके स्कूटी पर बैठ जाती है। शिंगू उसे घर तक ड्रॉप करने के बाद कहता है वो 10 बजे तक लैपटॉप ठीक करके ले आएगा और उसे जाते टाइम एडवाइस देता है शूनी स्टोर ज्यादा आया जाया ना करे। अंदर जब आती है तो वो शख्स जिसने गलती से पानी गिराया था उसे पैसे देते हैं, पर चिंग लेने से मना कर देती है। सो वो अपना लाया कक्कुम्बर उसे रख लेने को कहते हैं। वहीं शिंगू लैपटॉप रिपेयर करने के बाद उसके फेवरेट वाले फोल्डर को ओपन करके देखने लगता है। उसमें उसके फ्रेंड्स फैमिलीज उसके हैप्पी मोमेंट्स के पिक्चर्स थे। एक फोटो में वो और उसकी माँ थी, जिसे देखकर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उन्होंने फंग की प्रेगनेंसी के वक्त काफी हेल्प की थी। पास्ट में शिंगू फंग को मारा पीटा करते थे और कहते थे जब तुमने मुझसे शादी की उस वक्त तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा था और अब तुम मुझे नीचा समझती हो, मैं किसी लायक नहीं लगता। जब वह बीच में आके गको रोकता तो वह उसे भी मारते। उसकी दादी को ही अपने बेटे को भगाना पड़ता था। यही सब वो याद कर रहा होता है स्टोर के बाहर बैठा। तभी एक चिड़िए को अपने घोंसले से गिरा हुआ दिखता है तो वो उसे उठाकर वापस से घोंसले में रख देता है और गुवानिया से पूछता है आसमान से अचानक कीचड़ में गिरना कैसा होता है। वह बोलता है गिरने के लिए मुझे आसमान तक जाना तो पहले होगा। वह चिंग को अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रेडी हो गया, अब वह आराम से वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है। तभी वह की दादी के कमरे से कुछ आवाज आती है। चिंग अंदर जाती है तो उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखती है। उन्हें दौरे पड़ रहे होते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। चिंग उन्हें शांत करा रही होती है कि तभी वह उसके हाथ को काटने लगती है। उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा था। शिंगू को नोटिफिकेशन आते ही वो लाइव फुटेज देखता है और फौरन से घर को निकल जाता है। तब तक जिंग ने उन्हें दवाई देकर सुला दिया था। वह उसके हाथ चेक करता है पर वह बोलती है वह ठीक है। वो उसे उसका रिपेयर किया हुआ लैपटॉप दे देता है, जिसे लेकर वो अपने रूम में चली जाती है और क्लासेस के लिए साइन अप कर लेती है। तभी वह आकर फैन का मुंह उसकी तरफ कर देता है और उसके चोट पे मरहम लगाने के लिए मेडिसिन बढ़ाता है और आज के लिए थैंक्स कहता है। वो बताती है उसकी माँ भी बीमार रहा करती है तो उसे पेशेंट्स को संभालना थोड़ा बहुत आता है। अगली सुबह फंक्शन के लिए बहुत सारे डिशेस बनाती है। ये उस मदद का शुक्रिया है जो उसने वकी दादी के लिए किया था। दादी भी वसे कहती है जब तक चिन यहाँ पर है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, इसलिए शिंगू चिंग के कमरे में एसी इंस्टॉल करता है। चिंग के पूछने पे बताता है ये सेकंड हैंड है, जब तक वह यहाँ रह रही है इसे यूज कर सकती है।
इंस्टॉलेशन करते वक्त जब एक स्क्रू नीचे गिर जाती है तो चिंग पिछली बार की तरह रुडली उसे खुद उठाने को नहीं बोलती, बल्कि खुद ही उसे ये बढ़ाती है। वो उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वह कहती है पहले से काफी बेहतर है। देन वो उसकी दादी की बीमारी के बारे में पूछती है। वो बताता है उनकी ये दिमागी बीमारी 2 सालों से है, इसीलिए वो खाने पीने के टाइम खास करके उनके पास होता है। वो जब उससे उसके डैड के बारे में पूछती है तो वो बताता है उनके ऊपर इतने कर्ज थे कि वह गए तो दोबारा वापस नहीं लौटे, उसके लिए तो वो मर चुके हैं। ऐसी लगाने के बाद चिंग को बहुत ही ठंडक मिलती है। उसके हिसाब से बस ताजे तरबूज की कमी थी। चिंग वो उसकी ये फरमाइश भी पूरी कर देता है। वो बताती है यहां आने के बाद उसकी जिंदगी बहुत ही टफ हो गई थी। लाइफ में उसने इतनी गर्मी कभी नहीं झेली थी। वो ज्यादातर एसी वाले घर में रहती, वही ट्यूटर भी आया करते। जब बाहर निकलना होता तो एसी वाली कार में आती जाती, पर यहां आज पहली बार उसे टफ नहीं लगा। वो कहता है सेकंड हैंड एसी की वजह से। वो बोलती है नहीं, तुमने मेरे लिए लॉक चेंज किया, एसी लगाई, तरबूज दिया, मेरा लैपटॉप फिक्स किया, इन सब के लिए तुम्हें ढेर सारा थैंक्स। शिंगवो भी स्माइल करके कमरे से चला जाता है। शाम तक फंग चिन के कपड़े धोकर बाहर टांग देती है और उनके जाने के बाद कोई उसके अंडरवियर को चुरा ले जाता है और अगली सुबह फंग इसे गायब देखकर चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर चिंग बाहर आती है तो उसे सब कुछ पता चलता है। फंग आसपास के फैमिली से पूछती है पर वो साफ कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। शोर शराबी से शिंगू बाहर आता है तो चिंग कहती है यार यहाँ के लोग तो कुछ भी चुरा लेते हैं, पहले लैपटॉप और अब अंडरवेयर, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। वो हैंग हुए कपड़े के आसपास जूते के निशान दिखता है। फिर एक घर को वो सीधे वुलो के पास आता है जो आराम से बाहर नाश्ता कर रहा था। वो उससे पूछता है जिंग के कपड़े कहाँ हैं। वो कहता है मैंने चुराए नहीं। वह बोलता है मैंने चुराने की बात भी नहीं कही, और ये तुम्हारे जूते के निशान, मुझे पता है लैपटॉप चुराने वाले भी तुम थे। लाओ बार बार डिनाई करता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया। सो वो उस पर गर्म चाय गिराने की धमकी देता है और थोड़ा बहुत डराने के बाद वो लाओ सच बता देता है कि वही चोर है। वो उसे वार्न करता है कि चिंग को आइंदा से परेशान किया तो वो अगली बार उसकी जान ही ले लेगा। घर पे फंग चिंग को अपने कपड़े में कुछ सेलेक्ट करने को कहती है क्योंकि वह अपने साथ कुछ ही ड्रेसेस लाई थी जिसे उसको अदल बदल करके पहनना पड़ता था। लेकिन फंग के सारे कपड़े फ्लोरल डिजाइन वाले होते हैं। जब शिंगू घर आकर उसे ऐसे कपड़ों में देखता है तो हंसने लगता है। फंग उसे यही रुकने को कहती है ताकि वह चिंग के कपड़े सेलेक्ट करने में हेल्प कर सके। लेकिन जैसे जैसे वो ड्रेस ट्राई करती है वैसे वैसे वो की हंसी बढ़ती जाती है। लेकिन जब चिंग फंग के ड्रेस को अपनी तरह से स्टाइल करके पहनती है तब शिंगू के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ को बाहर लाकर कहता है चिंग को कुछ कपड़े दिलवाने के लिए, पर फंग को पड़ोस के बेटे की शादी जो कल होने वाली है उसकी तैयारी करने जाना था और वह वादा भी कर चुकी थी। सो वह चिंग को कहता है अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है। उसे डर है वो बाहर निकली तो फिर से उसका कोई ना कोई चीज चोरी हो जाएगा। पर वह उसे आते वक्त इनर लेकर आने को कहती है। वह भी मार्केट से यह लेकर बाहर आता है और शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। तभी उसे कुआनिया का कॉल आता है जो उसे स्टोर पर बुला रहा था एक काम देने के लिए। उसकी बहन के बॉस के बेटे को एक कंपटीशन में मॉडल एयरक्राफ्ट तैयार करने में किसी की हेल्प चाहिए। शेंग वह अपना प्राइस बताता है और कुआना अपनी बहन से ये डील डन कर लेता है। घर आकर वह चिंग को उसके इनर देता है और बताता है पास के पड़ोस के बेटे की शादी हो रही है, रात में जलसा होने वाला है, वहां फंग ने उसे पहुंचाने का काम दिया है। शाम तक वह दोनों दावत में होते हैं। चिंग को ये नजारा, लोगों की चहल पहल, खाने की खुशबू बहुत ही पसंद आती है। वहां फंग और वह की दादी भी होते हैं। जब वो लाओ आता है तो वह चिंग को गौर से देखने लगता है। यंग पूछता है ये वही लड़की है ना जिसकी लैपटॉप तुमने चुराई थी? देखो तुम शिंगू के मोहल्ले में ही रहते हो, पर तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। उसे तो हरा नहीं सकते, पर कम से कम उसके बगल बैठी लड़की को हैंडल तो कर सकते हो। यहां चिंग बहुत ही ड्रिंक कर लेती है और हाउ के साथ गेम्स खेल रही होती है। फंग उसे ऐसे देखकर वसे कहती है चिंग को अच्छे से घर ले आने, पर जब वह ड्रंक होकर रास्ते से चलती है तो बैलेंस नहीं कर पाती। ठंड भी लग रही होती है। वो शिंगू को कहती है अपना जैकेट देने, सो वो उसे जैकेट ओढ़ाकर उसे अपने कंधे पर कैरी कर लेता है। चिंगू उसे कहती है वो यहां से जाने के बाद उसे कभी नहीं भूलेगी और अगर दोबारा उनका मिलना हुआ तो वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगी। वो याद करता है कैसे शिंगू उसकी मां के कमाए पैसे लेकर जुआ खेला करते, आसपास के लोगों से, कर्जदारों से पैसे लेकर अपनी ये बुरी लत के साथ जिया करते। बाद में सर पे इतना कर्ज हो गया कि उनके जाने के बाद सबने फंग और उसकी फैमिली को पकड़ा, उनके साथ बदसलूकी की, उनका जीना मुश्किल कर दिया। शिंगू के बुरे कर्म ने उनकी मां की भी हालत खराब कर दी, जिन्हें शिंगू को संभालना पड़ा। इसलिए वह कहता है कि कोई चांस ही नहीं है, तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। पर वह सो गई होती है। शिंगू उसे कमरे तक ले आता है, उसके जूते उतार कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और आखिर में घर से बाहर आ जाता है।
सीधे शनि स्टोर मॉडल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। क्वानिया कहता है ये तुम अपने लिए बनाकर ऑनर पा सकते हो, इसलिए कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। लेकिन शिंगू को प्रॉफिट चाहिए। वह इस काम से मिले पैसों से अपनी दादी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर लेना चाहता है। उसका मानना है कि वह खाली ऑनर का क्या करेगा। क्वानिया उससे सवाल करता है क्या उसकी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए वह फाइट करना चाहता हो। इस सवाल से उसके दिमाग में चिंग का ख्याल आता है। वहां उसकी आंख बिजली कड़कने से खुल जाती है। वह पर्दा हटाती है तो वो को नहीं पाती, लेकिन उसका छोड़ा नोट हनी वाटर पे लगाया होता है जिस पे उसने लिखा ये पीने से उसका हैंगओवर उतर जाएगा। अभी वो शनि स्टोर जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो उसे कांटेक्ट कर ले। वो हनी वाटर पीकर बाथरूम आती है शावर लेने, क्योंकि उसके बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। जब अंदर वह नहा रही होती है तब वो लाओ लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। वैसे उसने देख लिया था शिंगो को घर से जाते हुए, इसलिए वो ये जुर्रत कर रहा है। शिंग को जैसे ही लॉक खोलने की आवाज आती है वो जल्दी से कपड़े पहन लेती है और फंग को कॉल लगाती है, पर उनका फोन शॉप पे ही था। वो क्लब में हमेशा की तरह माजोंग खेल रही थी, सो वो शिंगू को कॉल लगाकर बुलाती है। वो घर के लिए निकलते वक्त क्वानिया को कहता है ऑफिसर शू को कॉल करके शान आइलैंड बुलाने। वही वलाओ से लॉक तो नहीं टूटता तो वह दरवाजे पे पत्थर और लात मार मार कर खोल देता है और अंदर चिंग के पास आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाए शिंगू आकर उसकी तबीयत से धुलाई करता है। चिंग देखती है वो के सर पर खून सवार है। वो तो लाओ को मार ही देता, लेकिन चिंग उसे यह क्राइम करने से रोक लेती है। जब पुलिस आती है तो उनकी कार की सायरन से सब बाहर आ जाते हैं। अंदर आकर देखते हैं तो वो लाओ जख्मी जमीन पर पड़ा था। आसपास ऑफिसर्स उसके माँ बाप शिंगू पे भड़क उठते हैं, लेकिन शिंग बताती है कि वह जब नहा रही थी तब उनका बेटा बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर शिंगू टाइम पर नहीं आया होता तो पता नहीं क्या होता। लाओ के माँ बाप कहते हैं क्या सबूत है। शिंगू बोलता है एक बार जाकर इनके घर में चेक करने, और अंदर से पुलिस को लड़कियों के कई सारे कपड़े मिलते हैं। वो सबको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। चिंग उन कपड़ों में से अपने इनर को पहचान लेती है। तभी लाओ कहता है कि वो ड्रंक था, उसने बाथरूम को टॉयलेट समझ लिया। उसकी माँ एक औरत होते हुए भी अपने बेटे की साइड लेती है और उसे बचाने की पूरी तरह से कोशिश करती है। चिंग लाओ के कपड़े देखकर कहती है तुम्ही ने मेरा लैपटॉप भी चुराया था ना, तुमने ऐसे ही कपड़े पहने थे। उस दिन ऑफिसर्स भी फुटेज देखकर समझ जाते हैं यह दोनों पर्सन सेम ही हैं और उसे जेल के अंदर भर देते हैं। लाओ की माँ चिंग के पैरों में झुककर रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे कहता है ऐसे लोगों पर रहम कभी मत करना, यह उस काबिल होते ही नहीं है। ऑफिसर वो बताते हैं उन्हें पता तो था ये कितने चोरी करता है, लेकिन आज तक उसे अंदर करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। पर आज उनके हाथ सबूत आ गए, सो लाओ का कुछ टाइम तक बाहर आना मुश्किल है। साथ वो शिंगू को भी कहते हैं भले ही उसके इरादे सही थे, लेकिन उसे कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए था। फंग अश्योर करती है कि उनका बेटा आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। सुशु उन्हें जाने देते हैं। घर पे वह की दादी चिंग को काउंसल करती है, पर वो रोती है ये सोचकर कि पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता अगर वो नहीं आता तो। दादी कहती है शिंगू के होते उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। सोते वक्त वह उसके लिए जिंजर सूप बनाकर लाता है ताकि बारिश में भीगने की वजह से वो बीमार ना पड़ सके। चिंग कहती है उसे अपनी माँ की याद आ रही है। वह बोलता है कि आज जो भी हुआ उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगा। फिर बताता है जिस तरह से कोई फिश प्लास्टिक बॉटल में सरवाइव नहीं कर पाती, गुलाब रेगिस्तान में खिल नहीं पाते, उसी तरह से चिंग इस जगह से बिलोंग नहीं करती। इसलिए उसके यहां से जाने तक वह उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। इसलिए अगले दिन वह एक लकड़ी का हैंगर बनाता है एक साइन बोर्ड के साथ कि इस पे सिर्फ और सिर्फ चिंग के कपड़े ही सूखेंगे, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद से चिंग को यहां सेफ फील होने लगा। उसने भी सोचा जब तक वो यहां पे है जिंदगी को अच्छे से गुजारेगी। दादी ने भी उसके लिए तरह तरह के बैग्स और कवर्स बनाए ताकि चिंग के सामाने आइंदा से खोए ना। उन्होंने चिंग के लिए एक वेस्ट भी बुनी जिसे वो बड़ा पोजोस देकर प्लंट कर रही थी। जब दादी ने शिंगू से पूछा इस वेस्ट के साथ चिंग कैसी लग रही है, तब उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस कपड़े अच्छे लग रहे हैं। वहीं फंग का मजोंग क्लब जाना कम हो गया। वो घर पे ही कुकिंग के स्किल्स सीखा करती, जब तक चिंग के जाने का वक्त आया। उसके पास सजा थी। ऐसे कई सारे अनमोल यादें जमा हो गई जो शायद कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक रोज उसके फ्रेंड ने बताया स्टार्ट डेट फिक्स हो गया, क्लास शेड्यूल हो गए। वह अब्रॉड जाने से पहले लिंग के घर रह सकती है। यह बताने के लिए वह के पास आती है कि वह बीजिंग जा रही है। चिंग के बीजिंग जाने की खबरें सुनकर शिंगो एक पल के लिए बिल्कुल चुप सा हो जाता है। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन अपने इमोशंस छुपाते हुए वो मुस्कुराकर चिंग को बधाइयां देता है। चिंग के जाने वाले दिन शिन्वू ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। अपने दोस्त हुआंग माओ के फादर की हेल्प से वो एक बड़ा पिकअप ट्रक अरेंज करता है ताकि चिंग कंफर्टेबल ट्रैवल कर सके। इसके बाद इमोशनल फेयरवेल का मोमेंट आ जाता है।
वो दादी से प्रॉमिस करती है कि खाना खाते वक्त वीडियो कॉल करेगी ताकि वह अकेला महसूस ना करे। हंग को लगता है शायद उनसे चिंग की देखभाल में कोई कमी रह गई। साथ वह वक्त से पहले जा रही है, इसलिए वो लास्ट पेमेंट माफ करने की बात करती है। लेकिन चिन मना कर देती है और कहती है कि अंकल सुन बाद में पेमेंट सेटल कर देंगे। जाने से पहले चिंगहाओ और टोंग भी भागते हुए आते हैं और इंपोर्टेड फ्रूट्स और होममेड स्नैक्स से भरा हुआ बैग उसे दे देते हैं। यह देखकर चीन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रास्ते में वो कुछ खास जगहों पर रुकती है। सबसे पहले वो के साथ लाइट हाउस के पास आती है, जहां दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। वो लोग पुरानी यादें याद करके हंसने लगते हैं, स्पेशली जब चिंग को याद आता है कि उसने पहली बार शिंगू को एक बदतमीज गुंडा समझा था। उसके बाद दोनों खूबसूरत लैवेंडर के खेत पहुंच जाते हैं। वह यहां अपनी कुछ फोटो क्लिक कराने के लिए शिंगू को फोन बढ़ाती है। जब चिंग प्यारे प्यारे पोज देने लगती है तो शिंगू उसमें इतना खुश आ जाता है कि वो फोटो के बजाय वीडियो लेने लगता है। एंड में चिंग भी उसके साथ एक सेल्फी लेती है। स्टेशन पर पहुंचकर चिंगू को अलविदा कहती है और उसे गले लगाती है और जाते समय कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके पॉकेट में भरते हुए कहती है अब ये यहीं पर खत्म हुआ। चिंग मुस्कुराते हुए अपने फ्यूचर के सपने लेकर बीजिंग के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचती है उसके सारे सपने टूटते जाते हैं। वो अपनी दोस्त को मैसेज करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया और ग्रुप चैट से भी रिमूव कर दिया है। इसी शौक के बीच उसके पास हुजी स्टडी अब्रॉड से कॉल आता है। उसे अर्जेंटली स्कूल बुलाया जाता है ये बताने के लिए कि किसी ने अनोनिमसली उसके फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सपोज किया है। सो अपने फादर के इकोनॉमिक क्राइम और फ्रॉजन एसेट्स को उनसे हाइड करने की वजह से यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगले 5 सालों तक वह अप्लाई भी नहीं कर सकती। चिंग की दुनिया एक ही पल में बिखर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में बीजिंग में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे और उनमें से एक ने अभी अभी उसे ब्लॉक किया था। गुस्से और दर्द के साथ वह लेलिंग को एक कैफे में ढूंढ लेती है और पूछती है उसने ये सब जेलेसी में किया क्योंकि रूहान उसे पसंद करता है। लिंग ने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ, उसने ये सब जलन में किया। वो तो उसे सच में अपनी दोस्त मानती भी नहीं है। जिस पे चिंग ने बताया उसकी कभी भी रूई हांग में कोई इंप्रेस्ड नहीं थी। उसके लिए दोस्ती सबसे इंपॉर्टेंट थी और आज से वो दोस्ती भी खत्म हो गई। रूहंग जो दूर से ये सब सुन रहा था, पास आकर लिंग पे गुस्सा करता है और चिंग को अपने घर ले आता है। उसकी माँ ऊपर से तो काइंड बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन बाद में अपने बेटे को किचन ले जाकर समझाती है उनकी कंपनी के बिजनेस कनेक्शंस चिंग के फादर से जुड़े हुए हैं। अगर वह उनके घर में रही तो वह भी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। यह सुनकर चिंग को लगता है कि वह सबके लिए बोझ बन चुकी है और बिना किसी को बताए वो खामोशी के साथ घर छोड़कर चली जाती है और अंकल सुन को कॉल करती है, जो बताते हैं कि उसके फादर का केस और भी ज्यादा सीरियस हो गया है और अकाउंट्स अभी भी फ्रीज है। आखिरी उम्मीद के तौर पे चिंग अपने पुराने घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स तक बदल दिए गए हैं। तेज बारिश हो रही होती है और वह घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो पड़ती है। उसकी जिंदगी में शायद इससे ज्यादा बुरा वक्त कभी नहीं आया था। तभी अचानक उसके ऊपर गिरती बारिश रुक जाती है। वो सर उठाकर देखती है और सामने शिंगू छाता लिए खड़ा होता है। वो बताता है कि वो उसकी चिंता करते करते बीजिंग तक आ पहुंचा। वो उसे वार्म नूडल्स दिलाता है और बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 15 मिनट और वैलिड है, इसीलिए उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उसकी है। फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसका घर हमेशा चिंग के लिए खुला रहेगा। ये सुनते ही चिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके साथ वापस जजातिंग चलने के लिए मान जाती है। लेकिन जाने से पहले चिंग अपना सामान लेना चाहती थी, इसीलिए दोनों बैकयार्ड से चुपके से उसके घर के अंदर घुसते हैं, जहां चिंग देखती है कि उसकी मदर के प्यारे प्यारे प्लांट्स मुरझा चुके हैं। लेकिन शिन्वू की नजर एक जिंदा पौधे पर पड़ जाती है। चिंग फैसला करती है इसे अपने साथ ले जाएगी। घर के अंदर वो चिंग के कई सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देखता है जो उसने कई सारे इवेंट्स और कंपटीशन में जीते। ये देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। पैकिंग के दौरान चिंग फ्रीजर की बची आइसक्रीम वो के साथ शेयर करके खाती है। देन पिग्गी बैंक तोड़कर अपने जमा किए पैसे अपने पॉकेट में भर लेती है। सूटकेस में जगह नहीं होता तो कुछ कपड़े और सनग्लासेस भी पहनती है और वो को पहनाती भी है। लेकिन निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और वह उनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। उनके दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है। बीजिंग छोड़ने से पहले चिंग अपनी मदर की ग्रेवयार्ड पे आती है। आंखों में आंसू लेकर कहती है कि उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में चली गई है, लेकिन अब वो डर नहीं रही क्योंकि किसी ने उसका हाथ थाम लिया है। साइड में खड़ा शिन्वू उसकी मदर से प्रॉमिस करता है कि वो चिंग की हिफाजत करेगा। वापस आते वक्त वह एक स्टोर से दादी के लिए एक इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर खरीदता है। 201 के पैसे घट रहे होते हैं तो ये अमाउंट चिंग दे देती है क्योंकि दादी के लिए वह भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। जब दोनों जजातिंग लौटते हैं तो दादी नई व्हीलचेयर देखकर खुशी से भर जाती है।
चिंग लानफंग को डिजाइनर सिल्क स्कार्फ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती है। जब सब पूछते हैं कि चिंग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, तो वह बताती है कि उसके प्लान्स चेंज हो गए हैं। अब वह कम से कम 1 साल तक जजातिंग में ही रहेगी। फंग उसका वार्मली वेलकम करती है, लेकिन बाद में शिंगू को बाहर ले जाकर अपनी टेंशन बताती है। वो कहती है उन्हें चिंग की परवाह है, लेकिन सच ये है कि उनके पास पैसे नहीं बचे। फाइनल पेमेंट मिलने नहीं वाली। पुराने पैसे कर्ज चुकाने में खर्च हो चुके हैं। वो कहता है भले ही हमारा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी उसकी फैमिली मुश्किल में फंसी है। वो अब्रॉड नहीं जा सकती। बीजिंग के दोस्त भी काम नहीं आ रहे हैं। हमारे अलावा और कौन उसकी मदद करेगा? आप फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। और उसने उन्हें चिंग के सामने पैसों की प्रॉब्लम का जिक्र करने से मना किया और कहा वो खुद सब कुछ संभालेगा। फंग को फिर भी टेंशन थी, लेकिन दादी ने वह के इस फैसले में उसका साथ दिया। इसी दौरान पता चला कि चिंग बीच पर गई हुई है, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है। समुद्र को देखते हुए चिंग कहती है कि जजांग अब उसे पहले जैसा नहीं लगता। सब कुछ फैमिलियर भी है और नया भी। शहर में जो कुछ हुआ उसके बाद यहां वापस आकर उसे लग रहा है कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। चिंग की बात सुनकर वो उसके हाथ में एक हर्मिट क्रैब रखता है और उसकी लाइफ को उस छोटे से क्रिएचर से कंपेयर करता है। वो बताता है कि हर्मिट क्रैब अपना शेल बदलता है और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। वने कहा कि चिंग भी एक दिन इसी तरह अपनी मुश्किलों से निकलकर और मजबूत बनेगी। सबसे बड़ी बात, उसने चिंग को यकीन दिलाया कि जब तक वह यहाँ पे है वो उसे कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देगा। शान आइलैंड वापस लौटने के बाद वो ने अपना हेयर फिर से ब्लैक डाई कर लिया। रात तक वो अपना रूम चिंग को दे देता है और खुद नीचे यूटिलिटी रूम में शिफ्ट होने का फैसला करता है। चिंग को बहुत ही बुरा फील होता है। वो कहती है कि फ्यूचर में जब भी पैसे कमाएगी हर एक खर्च इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी, लेकिन वो ने उसे हर वक्त खुद को एक बर्डन समझने से मना कर दिया और कहा कि अब वह भी इस फैमिली का हिस्सा है। और इसी नाते किंग ने भी उसे एक नेक पिलो गिफ्ट किया ताकि फोन रिपेयर करते वक्त उसकी नेक पेन कम हो सके। दूसरी तरफ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी चल रही होती है। गैस बिल भरने के बाद फंग के पास सिर्फ कुछ ही 100 वान ही बचते हैं, जिससे पूरे घर का खर्च चलाना है। वहीं चिंग को रूहानियांग कई दिनों से रिच करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसकी माँ की बात का बुरा ना माने। वो खुले दिल से उसे अपने घर पर रहने देगा, कोई उसे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन चिंग ने बताया कि वह जजातिंग वापस लौट आई है। हाँ, वही जगह जो उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर अब सब कुछ अलग सा लगने लगा है। एक दिन जॉगिंग करते वक्त चिंग पानी लेने बो की शॉप पर रुकती है। वहां उसकी नजर लुनियान और उसके दोस्त के कन्वर्सेशन पर पड़ती है। दोस्त ने उसे सिटी के कैरियो के बारे में काम करने का ऑफर दिया, जहां रोज के 100 वान मिल सकते थे, लेकिन लुनियान ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि फंग और उनकी फैमिली मुश्किल में है और वह यहां उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर चिंग क्यूरियस हो जाती है। फ्रेंड के जाने के बाद वो लुनियान से पूछती है कि आखिर वो इतना लॉयल क्यों है। तब लुनियान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि 6 साल पहले उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स के बाद अपनी अलग नई फैमिलीज बना ली। लुनियान अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता। वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो अंडर नरिश्ड भी था। लोग उसे बुली करते थे और एक दिन कुछ बदमाशों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। उस वक्त वो उसकी मदद के लिए आया और उसे शान आइलैंड ले आया और फंग ने उसका ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, बाल काटे और फिर शिष्य बना लिया। ये सुनकर चिंग को एहसास होता है कि वो और लुनियान काफी सिमिलर है। जिंदगी की मुश्किलों में डूबने से पहले दोनों को किसी ने संभाल लिया था। जब दोनों बार्बर शॉप वापस आए तो बाहर कर्ज वसूली वाले बैठे थे जो फंग से बाकी के 20,000 वॉन लेने आए थे। अंदर वह उन्हें भगाने के लिए कुछ अमाउंट पे तो करता है, लेकिन लीडर मिस्टर मा को 2,700 वान और चाहिए थे। ये लिए भी ना वह जाने से इनकार कर देते हैं, इसलिए चिंग अंदर आती है और उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। माँ ने जाते वक्त बोला बाकी के पैसे भी वह ऐसे ही लौटा दे। जब वने चिंग से पूछा उसके पास इतने पैसे कहां से आए, तो उसने बोला ये उसके कंप्यूटर ठीक करने का चार्ज है। उसके बाद चिंग शॉप के अकाउंट्स को गौर से देखती है। अपनी मैथ स्किल का यूज करके वो पूरे खर्च का हिसाब निकालती है और फिर एक शॉकिंग सच सामने आता है। शॉप एक्चुअली में प्रॉफिट कर रही थी। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं थी, पर यह थी कि वो बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से भर रहा था और फंग के एक्स्ट्रा खर्च को कवर कर रहा था। जैसे ही वो ग्रोसरीज लेकर आई और उन्हें ये सब सुनने को मिला तो वो भड़क उठी कि वो क्या कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकती। कभी कभी थोड़ी बहुत खुद के लिए शॉपिंग करने में क्या बुराई है। चिंग ने बात को फौरन से संभाला और फंग की बिजनेस स्किल्स की तारीफ की और कहा कि शॉप का प्रॉफिट फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी है। इससे एटमॉस्फेयर फिर से नॉर्मल हो जाता है। उस रात डिनर के दौरान चिंग एक नया प्रपोजल रखती है। वह कहती है कि अब वो शान आइलैंड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगी। वह को लगता है कि वह अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन चिंग ने कहा कि अगर प्रॉफिट ज्यादा बनाना है तो सबसे पहले शान आइलैंड को सक्सेसफुल बनाना होगा। लेकिन फंग और वह को नहीं लगता यह काम आसान होने वाला है, इसीलिए वानिया की बहन को कॉल लगाता है उससे कुछ काम मांगने के लिए।
इधर चिंग रात भर बार्बर शॉप के ट्रांसफॉर्मेशन की प्लानिंग में लग जाती है और अगले दिन वो को अपना तैयार किया हुआ डिटेल्ड प्रपोजल दिखाती है और बताती है कि वो उसका बर्डन हल्का करना चाहती है ताकि उसे एक्स्ट्रा जॉब्स करके खुद को थकाना ना पड़े। ये सुनकर वो उसके इस प्लानिंग को ट्राई देने के लिए मान जाता है। जिन ने बताया यहाँ शान आइलैंड को छोड़कर 3 और बार्बर शॉप है जिनमें से एक बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसने उस पर रिसर्च की और स्ट्रेटजी बनाई। उसका प्लान यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। मॉडर्न हेयर स्टाइल इंट्रोड्यूस की जाएगी और स्टाइलिश फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वो ने पूछा कि मॉडल्स कहां से आएंगे। तब चिंग ने फंग और उनके क्लब के फ्रेंड्स की तरफ इशारा कर दिया। वो को लगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन चिंग सीधा उन तीनों लेडीज के पास पहुंच गई। शुरू में सब हंसने लगी और कहने लगी कि उनकी एज मॉडल बनने की नहीं रही। चिंग ने कहा कि रन अवे मॉडल नहीं, प्रिंट मॉडल बनना है, और क्योंकि शान आइलैंड के मेन कस्टमर्स 35 से 55 एज ग्रुप की वुमेन होती है, इसीलिए उनसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कोई हो नहीं सकता। फिर चिंग ने बताया कि उनकी फ्री की फोटोशूट होगी। फोटोशूट का नाम सुनते ही वो तुरंत मान जाती है। यह काम होते ही चिंगू के पास आती है और अपनी पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करती है। उसने कहा कि स्टॉक फोटोज तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जजातिंग जैसे क्लोज कम्युनिटी में असली मैजिक तब होगा जब लोग अपने ही नेबर्स को ड्रामेटिक मेकओवर के बाद फ्लायर्स में देखेंगे। इससे क्यूरियोसिटी और डिस्कशन दोनों क्रिएट होंगे। जब चिंग ने वो से कहा कि उसे भी मॉडल बनना चाहिए इस फोटोशूट के लिए क्योंकि वो हैंडसम दिखता है, उसने हल्के से मुस्कुराया और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स कहा। वो फोटोग्राफर के लिए क्वानिया को चुनता है जो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो प्रोफेशनल्स की तरह फोटो ले पाएगा, पर वो को उस पर पूरा यकीन होता है। वो क्वानिया को मोटिवेट करता है और उसे DSLR कैमरा देकर मना लेता है। वहीं चिंग लनियान को कुछ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स दिखा रही होती है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट वे है। इसे सीखने के लिए वो उसके साथ ऑनलाइन वीडियोस देखती है और जब उसके बालों पर स्टाइलिंग करती है तब वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग होता है। इसे देखकर फंग चिंग को समझाती है कि हर बाल का टेक्सचर सेम नहीं होता, एक ही वे में किए स्टाइलिंग सब पर सूट नहीं करती। फंग के हाथों का कमाल देखकर चिंग मजबूर हो जाती है उनकी तारीफ करने पे। अब उसे उनके बालों पे ऐसे स्टाइल्स ट्राई करने थे, लेकिन फंग अपने हेयर को उसके हाथ से बर्बाद होने से बचाने के लिए वहां से बहाना करके भाग जाती है। सोच में डूबी चिंग लनियान से कहती है उस पे कल ट्राई करने। दोनों को ये सब करता देख दादी भी जॉय करती है और चिंग से बोलती है अगर उनके हेयर सही लगे तो वह भी इस फोटोशूट का पार्ट बनेगी। कुछ घंटों बाद जब लुनियान दादी के कर्ल निकालता है तो रिजल्ट देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब बारी आती है चिंग की। वो थोड़ी नर्वस होती है लेकिन अपने कर्ल्स देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये फंग को दिखाने के लिए वो भागते हुए जाती है और एंट्रेंस पे वो से टकरा जाती है जो उसके नए नए हेयर स्टाइल को देखकर बोलता है कि ये बिल्कुल मेरिडा जैसे ब्यूटीफुल लग रहा है। चिंग बहुत से स्टाइलिंग और प्राइसेस फिक्स कर लेती है। उसके प्लान में मेंबरशिप सर्विस भी होती है। फंग और लनियान कहते हैं कि ऐसे प्राइसेस अचानक से बढ़ने पे पुराने कस्टमर्स भी आना बंद हो सकते हैं, लेकिन चिंग बताती है इसीलिए वो ये सब फ्लायर्स वगैरह प्रिपेयर कर रही है। उन्हें बस सबको यकीन दिलाना है कि मेंबरशिप लेने के बाद उन्हें पैसे कम देने पड़ेंगे। बाद में फंग के क्लब पार्टनर्स भी आती है जिनके साथ चिंग मीटिंग करती है कि उसे उनकी जरूरत है शॉप के पॉजिटिव बातों को फैलाने में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के ऑफर और उसके बेनिफिट्स के बारे में जाने। सभी को चिंग के बिजनेस आइडियाज बहुत ही पसंद आते हैं और वहीं उसकी स्ट्रेटजीज वगैरह को दूर से वो सुन रहा होता है और बस स्माइल करता जाता है। वहीं चिंग बताती है उसने अपने डैड को बिजनेस करते हुए देखा है, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत जो कुछ आता था सब शान आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने में लगा दिया। अगले दिन होता है फोटोशूट। तीनों महिला हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद पूरे जोश में फोटोज के लिए पोज दे रही होती है। हाउचिंग और तोंग अपनी माओं को ऐसे अलग रूप में देखकर पहचान ही नहीं पाते। दादी और सभी को चिंग रिलैक्स होकर एक्ट करने को कहती है ताकि फोटो एकदम नेचुरल और जेन्युइन आए। फिर सभी ने ग्रुप फोटो भी ली। वो सबको इतना खुश देखकर उस शख्स जिससे उसने कैमरा बोरो किया था कहा कि वो उसे कल तक लौटा देगा। चिंग ने कुछ फ्रेश वाटरमेलन वो के लिए ले आया और कहा भले ही शान आइलैंड ग्रो करे या ना करे पर आज सबने बहुत एंजॉय किया। तभी उनके मोमेंट्स क्वानिया कैप्चर कर लेता है और सजेस्ट करता है इन फोटोज को भी पोस्टर में इंक्लूड करने का। वो शाम तक सबको मिलकर ने बाहर ले आया। बाकियों ने बोला जांग का इस साल का समर चिंग की वजह से बहुत जॉयफुल रहा। जिंग ने भी कहा जब वो यहाँ पहली बार आई थी तो उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो वो उसे हो जाता, लेकिन अब वो सबके शुक्रगुजार है। उनकी बदौलत ही आज वो बेचिंग की सड़कों में भटकने के बजाय यहाँ आराम से रह रही है, जिसका सारा क्रेडिट वो शिंगू को देती है। खाने के दौरान वो को किसी के वाईफाई ठीक करने का अर्जेंट काम आ जाता है, सो वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जब वापस आता है तब सभी ड्रंक पड़े होते हैं और चिंग बीच साइड पे डांस कर रही होती है। वो अपने दोनों दोस्तों से पूछता है उन्होंने उसे इतना पीने से रोका क्यों नहीं। वो कहने लगते हैं कि चिंग को रोक पाना उनके बस का नहीं था। वो ने दोनों को बाकियों को घर छोड़ने के काम में लगा दिया और चिंग की ड्रंक होकर क्यूट हरकतों को अकेले एंजॉय करने लगा।
चिंग ने भी प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वो शान आइलैंड को ग्रो करना चाहती है ताकि वो को सपोर्ट कर सके। वो वादा करती है पैसे आने के बाद उसके लिए बड़ा सा मेंशन खरीदेगी जिसमें बड़े बड़े बेड्स होंगे। चिंग उसके कानों में कहती है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें स्ट्रगल करता देख मुझे पेन होता है। वो उसकी बात छू जाती है। जैसे जैसे चिंग उसके लिए बचकाने डांस करती है वैसे वैसे वो पिघलने लगता है। फिर चिंग एक बोट पे चढ़ जाती है। वो कोई इसे स्टार्ट करने को कहती है। वो भी रोल प्ले करने लग जाता है। चिंग उसे बोलती है जैक यू जंप आई जंप। वो भी कहता है ओके रोज। जब वो उसे घर ले आता है तब चिंग नशे में बताती है उसकी फैमिली। वो और ये घर बहुत ही अच्छे हैं लेकिन यहाँ क्लोजेट नहीं है। उसे कपड़े रखने में दुश्वारी होती है। जब सुबह उठती है तो कमरे में वो का रखा हुआ गर्म पानी और हैंगओवर की मेडिसिन दिखती है। जब बाहर आती है तो वो को कुछ फर्नीचर बनाता हुआ पाती है। हॉट चिंग और टोंग के जाने के बाद वो उसे बताता है कि उसने कल उसे क्या कहा जो अब चिंग भूल गई है। पिछली रात जब शिंगू मॉस्किटो कॉइल चला रहा था तब चिंग उसके बम को घूर रही थी और फिर उसे कह देती है कि उसके बट बहुत ही अच्छे शेप में है। ये सुनते ही चिंग शर्म से पानी पानी होकर उससे नजरें चुराकर भाग जाती है। जब फंग पूछती है चिंग को क्या हुआ तब वह बताता है कि वो नहीं जानती, पर चिंग के और भी कई सारे साइट हैं जो उसने खुद पहली बार जाना और अब उसे पूरा यकीन है कि वो उसे कई दिनों तक शर्म के मारे फेस नहीं करने वाली। प्रिंटिंग शॉप में ओनर ने वको फोटोज में देखकर चिंग को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और बताया वह हमेशा उनके चीजें फिक्स कर दिया करता है और जब भी बुलाते हैं अगर वह दूर ही क्यों ना हो मदद के लिए फॉरेन से आ जाता है। चिंग खुश हो जाती है कि उसे अपनी कजिन की वजह से डिस्काउंट मिल रहे थे। वहीं वो उसके बनाए हुए हेयर सर्विसेज के प्राइसेस देख रहा होता है। इवन अपने और उसके फोटो के प्रिंट भी निकालता है। कुआनिया उसे बताता है उसकी बहन जो बिजनेस ट्रिप पे हाइनान गई हुई थी आज वापस लौट रही है। वहीं चिंग जब प्रिंट किए पोस्टर्स लेकर घर जा रही होती है तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। उसे बस स्टैंड के पास अकेले खड़ा देखकर एक लड़की उसे अपनी कार में राइड देने का ऑफर देती है। वो हार्मफुल नहीं नजर आती तो चिंग भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। चिंग के हाथ में रखे फोटोज में वू को देखकर लड़की पूछती है क्या तुम इसे जानती हो। चिंग बताती है कि यह उसका कजिन है। साथ यह भी खुलासा करती है कि वह उसे अच्छे से पहचान पा रही है। वो शहान है, कुआनिया की बहन जो हाइनान बिजनेस ट्रिप पे गई हुई थी। उसने शून स्टोर में उसके और कुआनिया के साथ में फोटोज देखे थे। शहान ने बताया उसने शिंगू से उसकी शहर वाली दूर की कजिन के बारे में सुना तो था। चिंग ने क्यूरियस होकर पूछा वू ने उसके बारे में और क्या क्या बताया। सुहान ने कहा यही कि तुम्हारी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुम यहां पे हो। उसने बोला अगर मेरे साथ ये हादसा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता मेरा कोई दूर का कजन भी है। सुहान ने भी पूछा क्या शिंगू ने कभी उसके बारे में बात की। शिंगू ने बताया उसने तो नहीं पर उसके दोस्त सुहान को भाभी कहते हैं। ये सुनकर वो हंसने लगी और बताया वैसे उसे शिंगू पसंद तो है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। वहीं वो चिंग को इतनी तेज बारिश में घर वापस लाने के लिए छाता लेकर निकला ही होता है कि उसे शहान की गाड़ी से उतरता दिखता है। इससे पहले कि वो उसे अप्रोच करे वो अंदर चली जाती है। वो उसका मूड ऑफ दिखता है। चिंग सीधे अपने रूम में उससे कुछ बात किए बिना चली जाती है। सुहान फ्लायर्स देख रही होती है और फंग को कहती है कि उनका बेटा बिल्कुल उनकी तरह गुड लुकिंग है, पर वह कहता है तुम्हारे भाई ने फोटो लिए थे इसलिए इतने अच्छे आए। देन वो गर्म पानी लेकर चिंग के पास आता है जो कुछ गीले फ्लायर्स सुखाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे तौलिया देता है भीगे बालों को ड्राई करने के लिए, पर वो उसे कहती है जाकर गेस्ट को अटेंड करने। वो उसके गीले फ्लायर्स लेकर कहता है वो इसे अच्छे से फ्रीजर में रखकर सुखा देगा। फिर वह सुहान को उसके बॉस के बेटे का मॉडल एयरक्राफ्ट देता है। उसका यह काम सुहान को इतना पसंद आता है कि वह उसे एक और जॉब ऑफर करती है, कंप्यूटर टावर के 200 बैच को चेक करना और रिफर्बिश करना। काम बड़ा था इसलिए पेमेंट भी अच्छे खासे मिलने वाले थे, पर यह जॉब देने के लिए उसकी एक कंडीशन होती है, यही कि उसे इस बार 30% कमीशन चाहिए। वो फौरन मान जाता है। इसी खुशी में सुहान जब उसे एक अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट देती है तो वह मना कर देता है। उसने कहा कि वह इन दिनों बिजी रहने वाला है चिंग के साथ फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। जब सुहान जा रही होती है तब फंग कहती है कि उसकी बदौलत वह को बड़े बड़े काम मिलते रहते हैं। वो उसे अपनी फैमिली की लकी कैट कहती है, लेकिन सुहान का कहना होता है कि वो उसके लिए लकी चार्म है, जिसपे फंग मजाक में बोल उठती है लकी कैट और लकी चार्म एक अच्छा मैच है। चिंग को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ फंगबू को कहती है सुहान को अपने साथ कहीं खाने पे ले जाने। वह अपने साथ चिंग को भी ले जाने की बात करता है। पहले तो वह मना करने लगती है लेकिन सुहान और वो उसे मना ही लेते हैं। वो तीनों ग्रेनी जाओ के कैफे जाते हैं। उनकी कहानी से हमें जानने को मिलता है उनका बेटा ग्रेजुएशन के बाद अपना कैफे खोलना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों को यह सब चाइनीज मेडिसिन जैसा लगता है, इसलिए वो सिटी चला गया और अपनी स्किल्स उन्हें सिखा गया। चिंग कहती है ये बिल्कुल बेजिंग के कॉफी जैसी टेस्ट करती है। ये सुनकर वो उसके कप से ट्राई करके देखता है, पर मुंह बनाकर कहता है ये सच में मेडिसिन जैसा टेस्ट कर रहा है।
वो इंस्टेंट कॉफी के साथ ही खुश है। इसी दौरान शहान पूछती है जब चिंग शिंगू की कजन है तो उसने उसे जजातिंग में पहले कभी क्यों नहीं देखा। चिंग ने बोला वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ छोटे में आई थी पर उसके बाद से शायद वह बिजी हो गए होंगे और यहाँ आने का वक्त नहीं मिल पाता होगा। वो बताता है वैसे भी वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। तभी वो को एक कस्टमर का कॉल आ जाता है तो उसे वहां से निकलना पड़ता है। काम करते वक्त शुआन उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वो चिंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो उसे कहता है कि चिंग को ज्यादा ड्रिंक ना करने दे। वहीं चिंग के पूछने पे सुहान बताती है कि वो 2 सालों से अच्छे दोस्त हैं। कुवानिया को हियरिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से उसका किसी के अंडर काम करना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने अपने भाई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोला जिसमें उसकी पहले से ही दिलचस्पी थी। पर वो यंग थे तो आसपास के कुछ बदमाश उन्हें बुली करते हैं। एक बार शिंगू काम की तलाश में स्टोर आया और जब पुलिस को उन्हें हरास करते हुए देखा तो उनसे बचाया और इन 2 सालों से वो वहां काम करके उन्हें बेनिफिट्स दे रहा है। वो उसे अपना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर मानती है। शिंग ने पूछा और जो सब उसे और शिंगू को कपल समझते हैं उसका क्या। वो बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शिंगू उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, इस बारे में वो बहुत ही पहले से जानती है। आखिर में वह चिंग को अमेजमेंट पार्क की टिकट्स देकर एक फेवर मांगती है। रात तक जब वो आता है तो दोनों को मजे में ड्रिंक और चैटिंग करते हुए देखता है। तभी कुआनिया शुहान को पिक करने आ जाता है और वह चिंग को उनके दिल की याद दिलाकर चली जाती है। शिंगू चिंग से पूछता है किस दिल की बात हो रही थी। वो कहती है शहान ने उसे बता दिया कि वो एक काम के लिए शिन्हाई जा रहा है। उसने अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स देकर कहा है वो को मनाने के लिए। सो चिंग उसे कहती है थोड़ा रिलैक्स करने यहाँ शान आइलैंड को संभाल लेगी वो। पर वो यह टिकट्स लेने से इनकार करता है। चिंग उसे डाउन करने लगती है कि उसकी क्लोज पार्टनर शहान चाहती है उसके साथ जाना। ये उनके लिए एक डेट जैसा होगा। वह की भी उम्र हो गई है गर्लफ्रेंड बनाने की। फंग की भी आंखें सुहान को देखकर चमक उठती है। उनका बस चले तो वो कल ही अपने बेटे की शादी उससे करा दे। उसके हिसाब से भी वह एक परफेक्ट लड़की है जो दिखने में भी बहुत ही अच्छी है। वो उसे मना करता है बाकियों की तरह उसे ऐसे टीज करने से, तो साथ कहता है कि उसका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। वो भी उसको गुस्से में टिकट देकर चली जाती है, यह कहते हुए कि उसे भी उसके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं है। दोनों घर लौट आते हैं। एक तरफ वो कशमकश में होता है, दूसरी तरफ चिंग सोचती है कि उसे सुहान और वह के रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो जल्द से वो को मैसेज करती है कि उसे गलत ना समझे। वो बस उसे सुहान की तरफ से टिकट दे रही थी, बाकी उसे उनके बीच के रिश्ते के बारे में उतनी परवाह नहीं है। तभी वह देखती है वो कोई स्कूटी से बाहर जाते हैं और सोच लेती है वह ने जानकर उसके मैसेजेस को सीन करके छोड़ दिया। गुस्से में अंदर आकर दरवाजा इतना जोर से बंद करती है कि उसका ग्लास टूट जाता है। फंग आवाज सुनकर आती है और इसे देखकर कहती है कि वो को बोलकर इसे ठीक करवा देंगे। वहीं वो बहुत ही सीरियस होकर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। हाउ चिंग और टॉन के हाथ बॉल लगने ही नहीं देता। उसके दिलो दिमाग में बस चिंग घूम रही होती है। वो अपने दोस्तों से कहता है आज के बाद सुहान और उसे लेकर बातें ना बनाया करें और उसे भाभी भी ना कहे। वापस स्कूटी लेकर घर के नीचे आता है चिंग का मैसेज देखकर। रिप्लाई में लिखने वाला होता है कि सुहान को वो लाइक नहीं करता, लेकिन ये मिटाकर लिखता है कि कल वो उसके साथ फ्लायर्स बांटने चलेगा। लेकिन वह जवाब में ग्रुप चैट में भेजती है कि वो हाउचिंग और टॉन के साथ जा रही है और फिर वह को जीसी से किक कर देती है। वह के फ्रेंड्स पूछते हैं वो क्यों नहीं जा रहा। वो बेचारा भी क्या कहे तो बहाना करता है कि वो कल काम में बिजी रहेगा। अगले दिन सभी मार्केट में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हाउचिंग सबसे ज्यादा जोश में होता है। वो इवन बिलिया क्लब आता है। वहां के बॉस से रिक्वेस्ट करता है बचे हुए फ्लायर्स यहां लगाने के लिए। वो शर्त रखता है उसे एक गेम में हरा दिया तो वह लगा सकता है। फिर क्या, हाउचिंग ने जी जान लगा दी और उसे हराकर फ्लायर्स चिपका दिया। वहीं चिंग एक शॉप के अंदर पोस्टर लगाती है तो वो आकर कहता है बाहर दरवाजे पर लगाने से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पर उसने कहा कि कैशियर नहीं मानेगी, लेकिन वो चुटकियों में उसे मना लेता है और चिंग को बताता है उसने उसे हर महीने इस पोस्टर को लगाने के बदले 31 देने का डील किया है। देन उसने उसे पिछली बार रूड होने के लिए सॉरी कहा और बताया कि उसके और शुआन के बीच कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा जैसा वो सोच रही है। चिंग ने बोला उसे रियलाइज हुआ कि उसे सच में वो की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसने उसे ऐसे टाइम में सहारा दिया तो उसे भी यह लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वो वादा करती है अब से उसके साथ बाउंड्रीज मेंटेन रखेगी, साथ उसे जीसी में फिर से ऐड कर लेगी। अगले दिन सभी बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि डिस्काउंट्स देखकर बहुत से कस्टमर्स आएंगे तो जरूर, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होता। सो चिंग शिंगू से दोबारा कैमरा लाने को कहती है और साथ में मिलकर फ्लायर्स बांटते हुए एक जबरदस्त ऑफर की अनाउंसमेंट करती है। हेयर स्टाइल के साथ फ्री पोर्ट्रेट। सबको यह ऑफर इतना अच्छा लगता है कि थोड़ी देर में ही कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। खुद के स्टार जैसी फोटोज क्लिक कराना किसे नहीं पसंद होता। सभी की स्टाइलिंग के बाद क्वानिया उनकी अच्छी सी फोटो लेता है। कस्टमर्स इतने होते हैं कि सबकी स्टाइलिंग करते करते फंग और लुई नियान थक जाते हैं।
पर चंग इस वीक की प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताती है उनकी मेहनत का फल बहुत ही मीठा होने वाला है। सब कुछ सही चल रहा था। तभी जातिंग में एंट्री होती है रूहंग की, जिसकी नजर पास्कल फ्लायर्स पे पड़ती है, जिसमें वह चिंग को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। वहीं वो शिन्हाई में काम कर रहा होता है। शहान उसे यहीं टेम्परेरी रहने को कहती है क्योंकि उसका बार बार जजातिंग से यहाँ आना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन वो कहता है उसे चलेगा। उसका अपनी फैमिली का ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो उसे उसका टिकट्स लौटा देता है और बोलता है अगर उसे अपने स्टाफ्स की इतनी फिक्र है तो आइंदा से टिकट के बजाय कैश दे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। शहान फिर भी उसे टिकट्स देती है, ये कहते हुए कि शायद उसकी कजिन को कभी जाने का दिल करे तो। दूसरी तरफ रूहान शान आइलैंड आ जाता है चिंग के पास। वो उसे बैजिंग वाली बात के लिए सॉरी कहता है और उसे मनाने के लिए उसकी फेवरेट डेजर्ट भी लाया होता है। वैसे चिंग उससे कभी नाराज नहीं थी क्योंकि बजिंग में सिर्फ वही उसके साइड आज भी है। वो उसे शॉप लेकर आती है और फंग को बोल कर जाती है कि वो रूहान को होटल बुक कराने ले जा रही है। रास्ते में हाउ चिंग और तोंग मिल जाते हैं। चिंग उन्हें भी अपने बचपन के फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। दोनों को अच्छा नहीं लगता अपनी दोस्त को किसी नए फ्रेंड के साथ देखकर, इसलिए वह को रूहान का फोटो भेजकर बताते हैं कि चिंग का बैजिंग वाला दोस्त आया है। वह काम में इतना बिजी था कि उसे मैसेज चेक करने की भी फुर्सत नहीं होती। चिंग रूहान को उसी होटल ले आती है जहां वो पिछली बार स्टे की थी। एक ही रूम था, वही ओशन व्यू वाला कमरा, जिसके बगल वाले रूम में अब तक वो लाइव स्ट्रीम वाला टेनेंट रुका हुआ है। यहाँ फाइनली वो अपने फोन को देखता है जिसमें हाउ का मैसेज था फोटो के साथ कि उसकी कजन उसके होटल में एक हैंडसम लड़के को चेक इन कराने आई है। चंग का मैसेज भी पढ़ता है और फौरन से शिन्हाई से निकल जाता है। शहान ने पहले कभी वो को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। चिंग रूहान को रूम दिखाते हुए बताती है पिछली बार वह भी इसी कमरे में रुकी हुई थी। यहाँ की एसी और वाईफाई को उसके कजिन ने ठीक किया। रूहांग उससे आगे का प्लान पूछता है। चिंग ने बताया कि फिलहाल 1 साल तक यहीं रहकर कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी करना है। रूहांग उसे ऑफर देता है अपने साथ अब्रॉड ले जाने की। उसने टिकट्स भी बुक कर लिए थे अगले हफ्ते का। उसने स्कूल एडमिशन लेटर, वीजा सब कुछ रेडी रखा है। बस चिंग के हाँ का इंतजार है। वो को भी यही बात सता रही थी कि कहीं उसका बेजिंग का दोस्त उसे यहां से लेना जाए। इसलिए शुंगान की कार बोरो करके तेजी से उसके पास आता है और होटल पहुंचकर उन्हें खिड़की के पास देखता है। यहां रूहान बताता है उसे रिग्रेट है, उसने वीजा का मामला लेलिंग के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया। अगर उसने सब कुछ पहले खुद हैंडल किया होता तो अब तक वो अब्रॉड में होते। तभी शिंगू आता है और कहता है फंग ने उसे कहा है चिंग को घर ले आने। रूहंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है पर वो उसे कोल्ड वाइब्स देता है और बताता है उसने चिंग के मुंह से आज तक उसके बारे में नहीं सुना। सो वो भी कहता है कि अब तक चिंग का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके आगे मैं संभालूंगा। चिंग रूहान से डिसाइड करने का थोड़ा वक्त मांगती है। चिंग को बाहर लाकर वो पूछता है क्या रूहान उसे बीजिंग ले जाना चाहता है। वो कहती है नहीं, वो उसे अब्रॉड ले जा रहा है। ये बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। जब दोनों बाहर नूडल्स खाने के लिए बैठे होते हैं तब चिंग उससे पूछती है जिस मौके की तलाश में ना जाने वो कब से बैठी थी। अब जो हाथ आया है तो उसे हेजिटेशन फील हो रहा है। वो उसे उसकी राय जानना चाहती है। उसने साफ कहा मैं चाहता हूं तुम यहीं पर रुको। फिर अम्यूजमेंट पार्क की टिकट देकर बोलता है कि उसका फैसला जो भी हो, अभी या फिर 1 साल बाद जाने का, पर वो जब तक यहां है वो उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तभी उसे हाउ का कॉल आता है। उसका कंप्यूटर फिर से बिगड़ गया होता है, सो उसे दोबारा से होटल जाना पड़ता है। वही रूहान की मां उसे बार बार मैसेजेस करके धमकी दे रही होती है कि वापस आ जाओ, मुझे मजबूर मत करो कॉप्स को इन्वॉल्व करने में। वो उन्हें कॉल लगाकर कहता है कि चाहे वो कोई भी तरीके लगा ले, उसका बैंक कार्ड्स ब्लॉक कर दे या उसका फोन ट्रैक करे या फिर उसके डैड के जान पहचान वालों से उस तक पहुंच ही क्यों ना जाए, वो इस बार हार नहीं मानेगा। वो चिंग को यहां से लेकर ही जाएगा। वो जैसे ही कॉल रखता है उसके हाथ से फोन छूट जाता है। ऊपर से बगल वाले रूम का स्ट्रीमर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है तो वो उसे आकर अपना बकबक कम करने को कहता है, पर वो आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से उसका लाइव स्ट्रीमिंग खराब हो गया। रूहांग पहले से ही अपनी मां की वजह से फ्रस्ट्रेट था तो वो अपना आपा खोकर उसे मारने पीटने लगता है। शोर शराबा सुनकर हाउ और वो आते हैं और ऑफिसर शू को बुला लेते हैं। रूहांग बताता है उसने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाया, प्लस स्ट्रीमर ने उसका चश्मा भी तोड़ दिया। लेकिन वह आदमी तो कहता है कि ये सब झूठ बोल रहा है। वो ऑफिसर को बताता है कि उसने लास्ट मंथ ही हॉलवे के सर्विलियंस को फिक्स किया था, फुटेज से सब कुछ पता लग जाएगा। ये सुनते ही रूहंग और स्ट्रीमर आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। रूहंग इस होटल में अब रहने नहीं वाला था, तो वह से रिक्वेस्ट करता है आज रात उसके स्टे का इंतजाम कर दे। पहले तो वह का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही रूहांग ने बताया कि चिंग ने वह की तारीफ में कहा है कि वह बाहर से भले ही सख्त है पर अंदर से बहुत ही नर्म दिल, ये सुनते ही वह उसे अपने शॉप ले आया और यूटिलिटी रूम दे दिया रहने के लिए। वो उसके फोन को ठीक करते वक्त पूछता है उसने चिंग को अब्रॉड ले जाने से पहले सब कुछ ध्यान से प्लान तो किया है ना, उसे वहां कोई तकलीफ तो नहीं होगी।
रूहंग ने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। उसने जो भी सेविंग्स की है उन दोनों के वहां 2 साल तक रहने के लिए इनफ है। प्लस दोनों के आईएलटीएस स्कोर भी अच्छे हैं। आराम से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। साथ वह पार्ट टाइम जॉब्स भी करके एक दूसरे को कॉलेज टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं। वो पूछता है क्या उसके पेरेंट्स राजी हैं। रूहंग कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अब एडल्ट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। वो आखिरी सवाल करता है ये सब चिंग के लिए क्यों। रूहान बताता है कि वह उसे छोटे उम्र से ही प्यार करता है। उसकी और चिंग की फैमिली हमेशा से ही बहुत क्लोज थी। दोनों साथ में बड़े हुए, एक ही इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, कभी अलग नहीं हुए। बस तब जब 10th में चिंग ने एब्सेंस लीव ली, जब उसकी मां बहुत ही बीमार थी। रूहांग से वो पूछता है चिंग तो उसकी सगी कजिन भी नहीं है, तो वो उसके लिए इतनी केयर क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे। वो उन्हें ने बताया वो सब पैसों के लिए कर रहा है।